हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम देख रहे हैं 2024 का क्वेश्चन पेपर। और सबसे पहले हमने डिस्कस किया है पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर में हम कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पैटर्न जो आपके होते हैं, आपको बोलेंगे कि सारे जो प्रश्न हैं वो अनिवार्य हैं। अगर जो अथवा में या और में क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से आपको एक करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर होंगे, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। अब टोटल जो नंबर है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का 80 नंबर का आपके पास क्वेश्चन पेपर है। और अगर आप टाइम देखेंगे तो 3 घंटे का टाइम आपके पास होता है। ऑलमोस्ट जैसे क्लास 10th में आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, उसका भी सेम यही होता है कि जो पूर्णांक होते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के, वो 80 होता है। टाइम पीरियड कितने का होता है, 3 घंटे का समय होता है। ठीक है, ये तो क्या है, सेम है, सिमिलर है। अब क्वेश्चन देखते हैं। हमने कहा था कि इस क्वेश्चन पेपर में हम सिर्फ बायो के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस को हमने कल सॉल्व किया था। प्रीवियस लेक्चर जो आपका था वो हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आपने अभी तक यहाँ पे सॉल्व किया था? आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो खंड है उसे यहाँ पर देखा था। ठीक है, जिसमें पूछा गया था प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, यानी कि प्लांट की जो सेल वॉल है वो किस चीज से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, चलिए अब आया था आपके पास क्वेश्चन नंबर घ, जो आपको होमवर्क में मिला था। ये आपको होमवर्क में मिला था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण पौधों में लचीलापन आता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कॉज फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट। ठीक है, प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी किस टिश्यू के कारण आती है? आपने कहा कॉलन काइमा हो गया है, क्लेरेन काइमा हो गया है, ठीक है, पैरेन काइमा हो गया है, या क्लोरेन काइमा हो गया है। ठीक है, हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्लांट टिश्यू को। ठीक है, प्लांट टिश्यू को जब डिस्कस किया था, जल्दी से देखिए, हमने एक टेबल डिस्कस की थी। और एक टेबल में हमने देखा था कि जो प्लांट टिश्यू है वो मेनली 2 टाइप का होता है। उनके फिर से हमने क्या देखे थे, अलग अलग जो यहाँ पे टाइप्स होते हैं उनको देखा था। और उनके फंक्शन, उनके लोकेशन की हमने बात की थी कि हमने इसमें क्या पढ़ा है, फंक्शन पढ़े हैं, लोकेशन पढ़ी है, और हमने पढ़ा है यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो जल्दी से जो टेबल हमने कल यहाँ पे रिवाइज की थी उसे आप जल्दी से यहाँ पर क्या कर लेंगे, बना लेंगे। चलिए, तो आपने देखा होगा हमने क्या बोला था कि पहला जो टाइप होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने बोला है। ठीक है, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने बोला है, और दूसरा हमने बोला है परमानेंट टिश्यू हमने बात की है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने 3 टाइप के देखे थे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था परमानेंट टिश्यू हमारे पास 2 टाइप का आता है। वो 2 टाइप कौन कौन से होते हैं? परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवाइड होता है, सिंपल परमानेंट टी फॉर टिश्यू, एंड दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स
परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यही हमने कहा था, 2 टाइप हमने यही पढ़े थे। इतनी बातें क्लियर हैं? क्लियर है? अब हमें बोलना यह है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टाइप हमें देखने हैं। हमने कहा सिंपल परमानेंट जो टिश्यू हमारे पास आता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो हमारे पास आता है वो फिर से हमारे पास कितने टाइप के आते हैं? 3 टाइप के आते हैं। कौन सा है? पैरेनकाइमा है, ठीक है, क्वालेनकाइमा है, क्लेरेनकाइमा है। और परमानेंट टिश्यू हमारे पास 2 टाइप के आते हैं। हमने कहा जाइलम है, फ्लोएम है। प्रीवियस लेक्चर में हमने टेबल जो दी थी, हमने यहाँ पे सबकी शॉर्ट फॉर्म लिखी थी। अब हमने टेबल को यहाँ पे डिस्कस किया है डिटेल में। एक बार देखिए, क्या यही आपके पास टेबल आती है? इतनी बातें क्लियर हैं? तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इनके फंक्शन के क्या होते हैं। इनके फंक्शन की हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं। हमने कहा सबसे पहले तो टाइप्स देखिए, 2 टाइप हमारे पास मेन आते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की आपको यहाँ पर मीनिंग पता होगी तो उसका नाम है विभज्योतक ऊतक, यानी कि ऐसे ऊतक जो विभाजित होते रहते हैं। परमानेंट टिश्यू में हमने कहा विभाजन नहीं होगा, इनमें क्या होते हैं, ये स्टेबल रहते हैं। दोनों का जो फंक्शन है वो अलग अलग होता है। इसी के साथ हमने ये भी बात की थी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब ये अपने डिवाइड होने की कैपेसिटी को लूज कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? तो अब हम बात करेंगे इनके फंक्शंस की। ठीक है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, अगर हम तीनों की बात करें, क्योंकि ये डिवाइडिंग टिश्यू है, डिवाइडिंग सेल्स है, तो हमने का इनका फंक्शन क्या होता है? तीनों का ग्रोथ होता है, ग्रोथ यानी कि वृद्धि। तीनों का जो फंक्शन होता है वो यहाँ पर क्या होगा? ग्रोथ होगा, यानी कि वृद्धि होगी। ठीक है, अब एपिकल की बात करें तो हमने कहा कि ये लेंथ बढ़ाता है, यानी कि पौधे की लंबाई को बढ़ाएगा। ठीक है, इंटरकैलरी और जो लेटरल होते हैं इनका भी क्या होता है कि ये ग्रोथ को ही बढ़ाते हैं, लेकिन आपने कहा कोई स्टेम को की मोटाई को बढ़ाएगा, तो कोई आपने कहा इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाएगा। यही हमने बात की थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। और परमानेंट टिश्यू में आपके पास ये आए हैं, आपको पूछा गया है निम्नलिखित में से 3 आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, पैरेनकाइमा, क्वालेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इन तीनों में से फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? इसके अलावा एक और हमारे पास ऑप्शन आया था, क्लोरेनकाइमा। तो हम देखें हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से आए हैं। आपने कहा आपके पास ऑप्शन आए हैं पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, दूसरा आपके पास ऑप्शन आया है क्वालेनकाइमा, तीसरा आपके पास ऑप्शन आया है स्क्लेरेनकाइमा, और एक और आपके पास एग्जाम्पल आया है क्लोरेनकाइमा। ठीक है, सबसे पहले तो हमने कहा अगर हम ये देखें इनका फंक्शन क्या था, इनके कार्य क्या थे। पैरेनकाइमा का जो मुख्य कार्य है वो है स्टोरेज का, स्टोर करना, क्या करना? स्टोर करना। ठीक है, क्वालेनकाइमा का जो काम है अपने का मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और आपने कहा कि यहाँ पर एक और इसका फंक्शन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्क्लेरेनकाइमा का मेन जो फंक्शन है वो मैकेनिकल सपोर्ट देना है और प्लांट के हार्ड जो पार्ट है उन्हें बनाना है। अब हम ये देखेंगे जो पैरेनकाइमा है, आपने कहा पैरेनकाइमा के जो सेल होते हैं इस प्रकार से, उनके बीच में क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है, ये इसकी क्या होगी? क्योंकि प्लांट सेल है तो आपने कहा सेल वॉल होगी। और इस सेल वॉल के बीच में हमने क्या बात की थी? यहाँ पर क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेस होगा। ये क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेस है, ये पूरा जो आपका पोर्शन आता है। ठीक है,
ठीक है, इस प्रकार से है। हमने कहा पैरेन्काइमा जो है इसका काम है यहाँ पे स्टोरेज का, स्टोर करना, चीजों को क्या करना, स्टोर करना। ठीक है, अब पैरेन्काइमा ने क्या किया, यहाँ पे पैरेन्काइमा की सेल्स को हमें अलग कलर में यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पैरेन्काइमा की सेल है ये दो टाइप की सेल में डिवाइड हो जाती है। कैसे? एक टाइप की ये होता है इस प्रकार से कि ये जो पैरेन्काइमा की सेल है इस प्रकार से, इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है जो आपने येलो कलर से दिखाया है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमने कहा इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, ये पूरा इंटरसेलुलर स्पेस है। ठीक है, जो आपके पास प्रकार से बीच में आया है ये पूरा इंटरसेलुलर स्पेस है। तो हमने क्या बात की है कि इंटरसेलुलर स्पेस अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इस प्रकार के पैरेन्काइमा को हम कहते हैं क्या, यहाँ पे एरेन्काइमा कहते हैं। और एरेन्काइमा जो आपका पाया जाता है वो पाया जाता है आपके एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट का मतलब होता है जलीय पौधे, जलीय पौधे जो होते हैं आपके। ठीक है, जलीय पौधे में पाया जाता है। काम क्या होता है इसका, ये तैरने में मदद करता है। क्या होता है, आपने कहा तैरने में सहायक होता है। ठीक है, तो आपने कहा अगर पैरेन्काइमा के बीच में जो यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस है इनमें बहुत ज्यादा गैप, बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस बन जाता है। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, कम है, और यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस क्या, इंटरसेलुलर का मतलब होता है अंतर कोशिकीय स्थान, दो कोशिकाओं के बीच का जो स्थान होता है, जो रिक्त स्थान होता है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, उसे कहेंगे इंटर सेलुलर स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाया जाता है एक्वेटिक प्लांट में और इसे कहते हैं एरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा का क्या नाम हो चुका है, पैरेन्काइमा का नाम हो चुका है एरेन्काइमा। यहाँ पर एक और कंडीशन आती है जब यहाँ पर आपने कहा ये पैरेन्काइमा की सेल है इस प्रकार से, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाऊंगी और आपको ये बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। ये तो है हमारा इंटरसेलुलर स्पेस, ये तो हम समझते हैं कि ये क्या है हमारा यानी कि सेल का क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है ये वाला। ये जो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, येलो कलर में देख रहे हैं, ये तो है इंटरसेलुलर स्पेस। इस सेल में कुछ ग्रीन कलर का जो यहाँ पर पिगमेंट है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है। क्या ये ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है कहाँ पड़ा था जब आपने क्लोरोफिल की बात की थी, क्लोरोफिल यानी हरित लवक की बात की थी। आपने कहा जब पैरेन्काइमा क्या करते हैं, क्लोरोफिल को स्टोर कर देते हैं। ठीक है, जब पैरेन्काइमा क्लोरोफिल को स्टोर कर देते हैं तो वे वो कहलाते हैं यहाँ पर क्लोरेन्काइमा। क्या कहलाएंगे वो, क्लोरेन्काइमा कहलाएंगे। हमने कहा पैरेन्काइमा के हमने तीन टाइप देखे हैं, एक तो है एरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का दूसरा टाइप है क्लोरेन्काइमा। ठीक है, दूसरा क्या है, क्लोरेन्काइमा है। आपके पास ऑप्शन में यही आया था, सीक्वेंस भले अलग हो लेकिन आपके पास ऑप्शन, चार ऑप्शन यही आए हैं। ठीक है, तो आपने पैरेन्काइमा के फंक्शन देख लिए हैं। कोलेन्काइमा की जो फंक्शन होते हैं अपनी का, एक तो मैकेनिकल सपोर्ट देता है यानी कि पौधे को यांत्रिक सहायता देता है। दूसरा आपने का पौधे में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, लचीलेपन के लिए उत्तरदायी कौन होगा, कोलेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा जो बना होता है वो
डेड सेल यानी कि मृत कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, प्लस यहाँ पर क्या करेगा, जो पौधा होता है उसके हार्ड पार्ट जैसे कि सीड कोट जो होता है उससे बनाता है, जो हार्ड पार्ट होते हैं, जो रेशेदार भाग होते हैं उससे बनाता है। आंसर आपका क्या आएगा, कॉलेनकाइमा आएगा। पैरेनकाइमा के दो टाइप थे, एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या है, पैरेनकाइमा का ही टाइप है। और क्या दोनों में डिफरेंस है आपने यहाँ पर इस डायग्राम में देखा है, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि क्या आंसर आप यहाँ पर नोट करेंगे, आपने कहा कि यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो आपने कहा यहाँ पे कौन करेगा, कॉलेनकाइमा। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या आएगा, सही आंसर आएगा, कॉलेनकाइमा, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा नहीं होगा, पैरेनकाइमा नहीं होगा, क्लोरेनकाइमा क्या है, पैरेनकाइमा का ही पार्ट है। क्लियर है। चलिए, तो अपने आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब, जिसमें आपसे पूछा गया है खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर दानेदार संरचनाएं होती हैं, यानी कि ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन पे जो खुरदुरी संरचनाएं होती हैं वो क्या होती है, वो लिपिड होती हैं, वो प्लास्टिड होती है, वो राइबोसोम्स होती है, वो लाइसोसोम होती हैं। इट मीन्स कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया है और आपसे कहा गया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन पे जो क्या होता है, दानेदार संरचनाएं होती हैं, वो क्या होती हैं उसको आपको बताना। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर क्या होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, ये दानेदार संरचनाएं क्या होती हैं और क्यों होती हैं। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन आपका कहाँ से आया है। तो क्वेश्चन जो आपका आया है वो सेल चैप्टर से आपका क्वेश्चन आया है। जो सेल है, सेल चैप्टर से आपका क्वेश्चन आया है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, पूछा गया है सेल के बारे में, और हमने कहा कि क्या होती है जो सेल है यहाँ पर इस प्रकार से, ये क्या है, आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो पोर्शन है यहाँ पर, और ये आता है न्यूक्लियस। कुछ इस प्रकार की संरचनाएं आप देखते हैं यहाँ पर, किसमें, जो आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, अंदर के जो पोर्शन यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं वो स्मूथ आपके पास आते हैं, और ये वाले जो पोर्शन है इस पे आपको इस प्रकार की संरचनाएं दिखती हैं। तो ये तो आपका आता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आता है। ये आपका आता है एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। लेकिन आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे वो दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दो टाइप का होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, आपने का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो क्या कैसी होती है, स्मूथ होती है, उसकी सतह कोई भी जो दानेदार संरचना वो नहीं होती, जो ये है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें आपने का दानेदार संरचनाएं होती हैं, जो ये है। ठीक है, इसमें क्या है, दानेदार संरचनाएं हैं। क्वेश्चन सिंपली आपसे ये पूछा गया है कि ये दानेदार संरचनाएं होती क्या हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है वो आपकी क्या सेल ऑर्गेनेली है, कोशिकांग होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें SER, तो SER आपने का लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। SER करेंगे यहाँ पे लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे या लिपिड का निर्माण करेंगे। ठीक है, RER जो होते हैं इनमें जो दानेदार संरचनाएं होती हैं वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम्स हेल्प करते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन में, प्रोटीन फॉर्मेशन में, यानी कि प्रोटीन के निर्माण में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया कि दो दानेदार संरचनाएं कौन होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपने कहा राइबोसोम्स होती है। क्या काम उनका होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन उनका फंक्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए आपने। ठीक है, ऑप्शन देखिए, आपने क्या वो लिपिड होती हैं, आपने कहा वो जो खुरदरी अंतर प्रद्रवी जालिका पर, यानी कि आपने कहा ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की है। ठीक है, तो सेकंड आपका क्या था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, इसमें दानेदार संरचनाएं क्या होती है, लिपिड होते हैं। आपने कहा नहीं, लिपिड का तो निर्माण होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्लास्टिड होते हैं, आपने कहा नहीं, प्लास्टिड जो होते हैं वो एक अलग से एक सेल ऑर्गेनेली है। आपने कहा राइबोसोम्स होते हैं, यस वो होते हैं राइबोसोम्स। क्या होंगे वो, राइबोसोम्स होते हैं। क्या वो लाइसोसोम होता है, आपने कहा नहीं, लाइसोसोम अलग से क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली है जिसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जो आपका लाइसोसोम होता है इसमें आपके क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा वो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसे आप नोट कर लेंगे। चलिए, अपने क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका उसे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके कितने पार्ट आए हैं, 3 पार्ट आए हैं, तीनों पार्ट आपने सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका आंसर आप खुद करेंगे। बोला गया शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि बाय व्हाट नेम आर द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में कौन सी फसलें बोई जाती है, सबसे पहले तो ये बताइए कि फसलें कौन सी बोई जाती है जिन्हें सर्दियों में बोया जाता है और किस नाम से जाना जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमने कहा कि हम क्या करते हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड यानी कि हमारे पहाड़ों में खेती की जाती है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके घरों में खेती की जाती होगी, और बल्कि वो बच्चे भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करते होंगे। अगर किसी के अपने खेत नहीं है तो किसी ने अपने आसपास देखा होगा, या फिर किसी ने सुना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को ये नहीं पता है कि फसलें क्या होती हैं, फसलें कैसे उगाई जाती हैं। मोस्टली जो बच्चे होते हैं, मोस्टली जो बच्चे हैं अभी क्लास 9th में, उन्हें ये पता होगा किस सीजन में कौन सी जो फसल है वो बोई जाती है। अगर आपको नाम से याद ना हो तो एटलीस्ट आपको इतना पता है कि सर्दियों में कौन सी फसल बोई जाती है। जैसे कि आजकल के में जो है कौन सी फसल उगाई गई है, आजकल हमारे खेतों में एक फसल बोई गई है जिसकी कटाई अभी मार्च एंड या अप्रैल स्टार्टिंग में की जाती है। तो कौन सी फसल अभी बोई गई है, आपने कहा गेहूं की।
गेहूं की फसल, ठीक है, वीट की जो फसल होती है, इसके साथ साथ मटर भी उसमें बोए जाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि विंटर सीजन में बोए जाते हैं। क्या टाइम है गेहूं को बोने का? आपने कहा अक्टूबर लास्ट, अक्टूबर ठीक टाइम है, अक्टूबर टू मार्च अप्रैल, ठीक है। तो आपने कहा अक्टूबर में बोई जाती है। अक्टूबर में कौन सा सीजन रहता है? सर्दी का सीजन रहता है, ठंड का सीजन रहता है। और कटाई कब होती है? मार्च टू अप्रैल, ठीक है। वैसे मार्च में हो जाती है, लेकिन अगर ठीक है थोड़ा सा देर में फसल बोई है तो अप्रैल तक उसकी कटाई होती है। अब हमने कहा कि उस फसल को हम क्या कहते हैं? हम उस फसल को, आपने 3 प्रकार की फसलें पढ़ी थी। आपने कहा था रबी क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप होती है और ज़ैद की क्रॉप होती है। तो इसे क्या कहेंगे हम? रबी क्रॉप हमने कहा था, ठीक है। क्लियर है? इजी है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एक वर्ड या एक सेंटेंस में आपको यहाँ पर क्या करना है? आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं और आगे जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया आरबीसी का विस्तारित नाम लिखिए। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, उसके बाद आपसे पूछा गया राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी। आरबीसी की आपको क्या बतानी है? फुल फॉर्म बतानी है। तो चलिए पहले आप ना जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और अपने आंसर को यहाँ पर लिखने की कोशिश कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आरबीसी की फुल फॉर्म आई है। इसके साथ साथ आपको ये देखना है आरबीसी क्या है, ठीक है, और आरबीसी किसका पार्ट है, आरबीसी के फंक्शन क्या है, आरबीसी का कलर क्या है, आरबीसी में कौन सा पिगमेंट होता है, आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है। ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हम चैप्टर यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अभी जब क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं तो जितने भी पॉसिबल आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और जब आप अपना पेपर कर रहे होंगे, तब आपके पास अगर आता है आरबीसी का विस्तारित नाम लिखिए, आपको एक सिंपल क्या लिखनी है? फुल फॉर्म लिखनी है। आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिर्फ इतना ही होगा कि आरबीसी की फुल फॉर्म आप लिखेंगे सर, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना इनफ यहाँ पर होगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर को क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? आरबीसी रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हमने कहा कि आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर आपने लिख लिया होगा। क्या कहते हैं इसे? रबी क्रॉप कहते हैं, रबी क्रॉप या रबी की फसल कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अब बात करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में जब हम बात करेंगे, अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपका आया है आरबीसी के बारे में, ये क्वेश्चन आपका आया है फर्दर टिश्यू से, टिश्यू से। टिश्यू कितने टाइप के पढ़े हैं आपने? 2 टाइप के पढ़े हैं। पहला पढ़ा है प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक, और दूसरा आपने पढ़ा है एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू के 2 टाइप आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ और आपको अभी तक याद होना चाहिए। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम है और फ्लोएम है। ये तो आपका आता है जो प्लांट टिश्यू का आपका क्या आता है? पूरा एक चार्ट आता है। एनिमल टिश्यू भी आपके कितने प्रकार के आते हैं? 4 प्रकार के आते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा आता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तीसरा आता है मस्कुलर टिश्यू, चौथा आता है नर्वस टिश्यू। 4 टाइप के आपके क्या आते हैं? एनिमल टिश्यू आते हैं, जंतु ऊतक आते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग प्रकार के आते हैं। आपने कहा क्यूबॉइडल आता है, कॉलमनर आता है, ग्लैंडुलर आता है, अलग अलग टाइप के आते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू भी आपके अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे कि आपने कहा जो फ्लूइड में आता है उसमें आपका आता है ब्लड और लिम्फ, ठीक है। इसी के साथ आपके बोन एंड कार्टिलेज आते हैं। इसी के पास आपके पास आते हैं एरियोलर टिश्यू, एरियोलर में आपके पास आते हैं टेंडन एंड लिगामेंट, और आपके पास आते हैं एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू आते हैं। मस्कुलर टिश्यू में आपके कितने आते हैं? आपने कहा कि यहाँ पे क्या आता है? कार्डियक मसल आती है,
ठीक है, स्केलेटल मसल्स आती हैं और स्मूथ मसल्स आती हैं। ठीक है, अलग अलग आपके टिश्यू होते हैं। अब मैंने आपको ये बोला है कि जो आपका क्वेश्चन आया है कि आरबीसी की फुल फॉर्म लिखिए, वो आपके टिश्यू से आए हैं। आपको ये देखने कि इससे कौन से, ये वाले से, इसके कौन से सेगमेंट से आपके पास क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक बार टेबल आप लोग देख लेंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, टेबल को डिस्कस करते हैं जिससे कि लाइन डायग्राम से आपको सारी चीजें पता हो। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क में ये है कि आरबीसी जो है वो किस टाइप का टिश्यू आपका, एनिमल टिश्यू मैं आपको बता रही हूँ, एनिमल टिश्यू का पार्ट है। कौन से एनिमल टिश्यू का पार्ट है, आरबीसी, और आरबीसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोग घर से करके लेके आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।